हेलो चो, कैसे हैं आप सब लोग। माय सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस, कैसे हैं आप सब लोग। इट्स बीन अ व्हाइल दैट आई हैव सीन यू। जी नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो रहा है इसमें। हाँ, अब ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वॉइस क्रैक हो रही है। मैं थोड़ी सी वॉइस कम कर देता हूँ, मेरे को लग ही रहा था कि वॉइस क्रैक हो रही होगी। हेलो हेलो हेलो, हाँ थोड़ी सी ज्यादा है वॉइस। अब ठीक होगा बेटा। अब देखिएगा थोड़ा सा ठीक होगा। नहीं तो एक बार टीम को भी बोलता हूँ मैं चेक करने के लिए। हेलो। हाँ, एक बार वॉइस चेक करना जरा। हेलो हेलो हेलो। थोड़ा देख लेना है ना, बच्चे कह रहे हैं तो। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते रहना। जी आप बताइए, आप कैसे हैं। देखिए मैं तो बचपन से मस्त। तुम लोग सुनाओ, तुम लोग कैसे हो। अब आपका सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बस इसकी एक दो क्लासेस लगनी है, दैट इज प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री की। वैसे आपका फिजिकल का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है और ऑर्गेनिक का भी कंप्लीट है, इनऑर्गेनिक का कंप्लीट है। आप लोग कैसा फील कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। ड्यूरेशन छोटी सी क्लास है यार, ठीक है, इतना कोई टेंशन वाली बात है नहीं। यस 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 यस। Yes, we are champions. We have won the Champions Trophy. I mean, it's a big deal. 12 साल बाद इंडिया की मेहनत चैंपियंस ट्रॉफी में रंग लाई है एंड दिस इज कमेंडेबल, है ना। तीसरी बार हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, पहले 2002 में जीती थी, है। तब जॉइंट विनर्स थे हम श्रीलंका के साथ। फिर 2023 में अंडर द कैप्टनसी ऑफ नन अदर देन MS धोनी एंड नाउ द हिटमैन की कैप्टनसी में, दैट इज रोहित शर्मा में। तो बहुत अच्छा रहा, ठीक है। जी 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 जी। चलिए आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के एंड में बात करेंगे हमारा रिवीजन के बारे में, कि हमारा रिवीजन का क्या प्लान है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। रूल्स टू अटेंड द क्लास आपको पता होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री में भी आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज नहीं होगा, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, कॉलाइड्स की क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलाइड्स, और ये अच्छा है, इंडिकेटर एंड रेडॉक्स टाइट्रेशंस। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। कोई भी सब्सटेंस कैसा होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था। सबसे पहले वो क्लासिफिकेशन किया था थॉमस ग्राम ने। थॉमस ग्राम ने बोला था सब्सटेंसेस दो ही प्रकार के होते हैं, या तो वो क्रिस्टलॉइड होते हैं या वो कॉलॉइड होते हैं। क्रिस्टलॉइड वो जो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और सॉल्यूशन की फॉर्म में पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। यानी कि पहली बात तो क्रिस्टल्स होंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, सॉल्यूशन बन गया, उसको पार्चमेंट मेम्ब्रेन रखा, टाइप ऑफ फिल्टर पेपर होता है। पार्चमेंट वैसे आपको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बायो वाले हो आपको ज्यादा पता है। तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन से रखेंगे तो क्रिस्टलॉइड भी पास हो जाएगा, पानी भी पास हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन पूरा पास हो जाएगा। दूसरे होते हैं कॉलॉइड्स। ये क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं होते हैं, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं या लेस सॉल्युबल होते हैं। दूसरा, जब पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास करेंगे तो ये ऊपर ही रह जाते हैं, पानी नीचे चला गया
और पानी या सॉल्वेंट जो भी होगा वो नीचे चला गया, ठीक है, और ऊपर पार्टिकल बच गए हैं। क्या समझ आया? क्रिस्टलॉइड किसे बोलते थे और कॉलॉइड किसे बोलते थे? सबसे पहले क्लासिफिकेशन पार्टिकल्स की इसी बिहाफ पे करी गई थी, ठीक है। बट ये क्लासिफिकेशन रॉन्ग पाई गई। क्यों? क्योंकि या तो सब्सटेंस क्रिस्टलॉइड हो सकता है और यहां क्या हो सकता है, कॉलॉइड हो सकता है। बट NaCl जो था, जब उसे वाटर के अंदर डाला गया तो वो क्रिस्टलॉइड की तरह काम कर रहा था। सिमिलरली जब NaCl को बेंजीन के अंदर डाला गया तो वो कॉलॉइड की तरह काम कर रहा था। तो सबने बोला कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सब्सटेंस या तो क्रिस्टलॉइड होगा या कोलॉइड होगा। NaCl वाटर में डाल रहे हैं तो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है, NaCl बेंजीन में डाल रहे हैं तो वो कोलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। थोड़ा वॉइस का एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं तो इस कारण मैं रुका हूं बीच में। हेलो, वॉइस क्रैक हो रही है। रुक जा रुक जा। कर रहा हूं मैं, वॉइस का ठीक कर रहा हूं। हाँ, क्या हो रहा है वॉइस को? बच्चे क्यों बोल रहे हैं वॉइस क्रैक? बताता हूँ। -10 है, -10। एक मिनट रुक जाइए, वॉइस को थोड़ा ठीक कर रहे हैं हम लोग। हेलो 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 हेलो। बहुत ज्यादा है यार ये तो आवाज, ये तो बहुत फट रही हो गया। नहीं, ये बहुत कम हो जाएगी, ये तो बहुत कम है। एक बार चैट बॉक्स ओपन करो, बच्चे बताएंगे ठीक है अभी के नहीं। अब बताइए ठीक है। सारे जाने थम्स अप एक बार शो कर दीजिए। अब आवाज ठीक है, क्लियर? तुम सुन रहे हो हेडफोन में? ठीक है, चलिए 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 चलिए। क्योंकि वॉइस क्रैक थी तो मैं एक बार इसको एक ही मिनट में रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। इसको बाद में भी लिख सकते हो, क्लास के बाद, क्योंकि क्लास छोटी रखूंगा मैं, क्लास के बाद भी इसको लिख सकते हो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया पार्टिकल्स का, बोला गया पार्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलॉइड, एक होते हैं कोलाइड। क्रिस्टलॉइड वो थे जो क्रिस्टलाइन नेचर के थे, वाटर के अंदर सॉल्युबल थे, पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास हो जाते थे। कोलॉइड्स वो थे जो नॉन क्रिस्टलाइन थे, वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल थे या इनसॉल्युबल थे, और क्या थे, पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं होते थे। तो यहां तो सब्सटेंस क्रिस्टलाइड हो सकता है या कोलाइड हो सकता है, बट ये क्लासिफिकेशन रॉन्ग पाई गई। क्यों? क्योंकि जब NaCl को वाटर के अंदर डाला गया तो उसमें डिसॉल्व भी हो गया और पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास भी हो गया, यानी कि क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव कर रहा था। बट उसी NaCl को अगर बेंजीन के अंदर डाला गया तो वो पानी उस बेंजीन के अंदर डिसॉल्व भी नहीं हुआ प्रॉपरली, एज वेल एज पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास भी नहीं हुआ, तो NaCl कोलाइड हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता, या तो NaCl क्रिस्टलॉइड होगा या NaCl कोलाइड होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, फिर एक नई क्लासिफिकेशन पाई गई, ठीक है, जो पार्टिकल के साइज के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। पार्टिकल के साइज के बिहाफ पे तीन प्रकार की चीजें बनाई गई। इनको बाद में लिख लेना यार, है ना, बाद में लिख लेना, या एज इट इज PDF के नोट से भी आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीन तरह के पार्टिकल पाए गए। एक पाए गए ट्रू सॉल्यूशन, जिनके ऊपर पूरा हमने चैप्टर पढ़ा है, जिसको हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है ना, वो वही है, ये वही है ट्रू सॉल्यूशन, या इसको क्रिस्टलॉइड भी बोलते हैं। दूसरा कॉलॉइड्स, तीसरा क्या पाया गया, सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल कौन थे? जिस भी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा
वो जब भी डाला जाएगा किसी भी सॉल्वेंट में तो क्या बनाएगा, ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। जैसे नमक, नमक के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, उसे किसी भी सॉल्वेंट में डालो ट्रू सॉल्यूशन ही कहलाएगा। जैसे चीनी, चीनी के पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, उसे किसी भी सॉल्वेंट में डालो वो ट्रू सॉल्यूशन ही बनाएगा। अगर किसी के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में है, ठीक है, तब क्या होगा, तब उसको किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डालोगे तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। सर एग्जांपल दे दीजिए। एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन है। मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा है तो वो बनाएगा सस्पेंशन। सर जैसे रेत, रेत को पानी के अंदर डालो तो वो क्या बनाएगा, रेत के पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है तो वो क्या बनाएगा, सस्पेंशन बनाएगा। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। विजिबिलिटी, नॉट विजिबल बाय एनी ऑफ द ऑप्टिकल मींस। एक बार नमक को पानी के अंदर डालो, मिक्स कर दो अच्छे तरीके से, क्या अब आपको नमक के पार्टिकल उसके अंदर नजर आएंगे? नहीं नजर आएंगे। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, एक बार डिसॉल्व हो गए तो हो गए, बिल्कुल। अब वो पार्टिकल आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है। कोलाइड्स में मे बी विजिबल विद अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। खुली आंखों से तो पार्टिकल नहीं नजर आएंगे, बट अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे तो जो भी पार्टिकल आपने डिसॉल्व किया था वो नजर आ सकता है, ठीक है। और यहां पर सस्पेंशन में तो खुली आंखों से नजर आ जाते हैं। रेत को पानी के अंदर डालो, उसके बाद रेत खुली आंखों से नजर नहीं आ जाती क्या तुमको? हाँ सर नजर आ जाती है, पानी के अंदर पड़ी हुई रेत, ये तो खुली आंखों से नजर आ जाती है, ठीक है। सेपरेशन फिल्टर पेपर से पॉसिबल नहीं है, मेम्ब्रेन से भी पॉसिबल नहीं है। मैं बता रहा हूं, एक बार नमक वाला पानी ले लो, ठीक है, उसको फिल्टर पेपर से पास करो, नमक के पार्टिकल भी नीचे, पानी भी नीचे, विद मेम्ब्रेन, कोई अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ऐसा फिल्टर पेपर जिसके पोर को रिड्यूस किया गया। देखो फिल्टर पेपर में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, वहीं से पार्टिकल निकल रहा है, वहीं से सॉल्वेंट भी निकल रहा है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर एक ऐसा फिल्टर पेपर होता है जिसमें पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर दिया जाता है। पार्टिकल साइज को क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस। इसके सॉरी पार्टिकल साइज बोल दिया गलती से, मेरे को बोलना था पोर का साइज। फिल्टर पेपर के अंदर जो छेद है उनके छेद के साइज को क्या कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, ठीक है। अगर ऐसे से भी डालोगे तब भी नमक के पार्टिकल भी नीचे चले जाएंगे, पानी भी नीचे चला जाएगा। इसका मतलब नमक और पानी को आप अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन जो बना होगा, क्या उसको अलग अलग कर सकते हैं? फिल्टर पेपर से, नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो नहीं कर सकते। कोलाइडल के पार्टिकल भी नीचे चले जाएंगे, जो सॉल्वेंट था वो भी नीचे चला जाएगा। बट अगर अल्ट्रा फिल्टर पेपर रखोगे, ऐसा फिल्टर पेपर जिसके पोर के साइज को आपने रिड्यूस कर दिया, ठीक है, उसमें अगर कोलाइडल सॉल्यूशन डालोगे, कोलाइडल पार्टिकल ऊपर रहेंगे और सॉल्वेंट नीचे चला जाएगा। कोलाइडल पार्टिकल ऊपर रहेंगे और सॉल्वेंट नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से पॉसिबल है। और अगर बात करें रेत वाले पानी की, चाहे उसे फिल्टर पेपर से पास करो, चाहे उसे अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास करो, दोनों में रेत ऊपर रहती है, पानी नीचे चला जाता है। तो दोनों से ही आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब आपको पता ही है, मिक्स होना एक दूसरे में। नमक और पानी आपस में बड़ी जल्दी मिक्स हो जाते हैं, ये थोड़ा कम मिक्स होते हैं, और ये तो बिल्कुल ही मिक्स नहीं होते। पता ना, रेत के पार्टिकल पानी के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते। रेत नीचे बैठी रहती है, पानी ऊपर रहता है। सेटल, ये पानी के अंदर सेटल नहीं होते हैं। भाई नमक लिया, को पानी के अंदर मिक्स किया, मिक्स करने के बाद डिसॉल्व होने के बाद नमक के पार्टिकल कहां होते हैं? थ्रू आउट द सॉल्यूशन होते हैं, कुछ ऊपर, कुछ मिडल में, कुछ नीचे, कोई राइट में, कोई लेफ्ट में, है ना, सब जगह पे होते हैं। पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, नमक के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स की बात करो, ये भी नीचे सेटल नहीं होते हैं, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ लेफ्ट, कुछ राइट, कुछ इधर उधर, सब जगह पे होते हैं। बट अगर आपने इसको बहुत हाई स्पीड पे रोटेट किया तब पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। वही लिखा होगा, डज नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी बट इट मे सेटल अंडर सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज मेरे ख्याल से बायो वाले बच्चे हो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आपने देखी जरूर होगी अगर आप किसी भी डेयरी वगैरह में कभी गए होंगे। कई ऐसी डेयरीज होती हैं शहरों में, खासकर छोटे छोटे शहरों में, जहां पर क्या करते हैं, दूध वाले भैया अपने गांव वगैरह से दूध लाते हैं,
वो उस डेयरी वाले को बेच देते हैं, वो डेयरी वाला आगे लोकल में सप्लाई करता है। ठीक है, तो वो जो दूध वाले भैया डेयरी वाले के पास दूध लेके आए हैं, कैसे पता चलेगा भाई उसमें कहीं पानी तो नहीं डाल रहा है, कहीं उसमें कोई केमिकल तो नहीं डाल रहा है। तो उनके पास एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। मैं क्लास 5th में था, यही क्वेश्चन मेरे दिमाग, क्योंकि हम तब दूध लेते थे ऐसी ही एक डेयरी से, ठीक है, और मैं ही लेने जाता था वो दूध परचेज करने के लिए। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया, मैंने वो जो हमारे डेयरी वाले भैया थे, मैंने उनसे पूछा, मैं आपको कैसे पता ये जो दूध वाले भैया आ रहे हैं ये पानी तो नहीं डाल के लाए या कोई केमिकल तो नहीं डाल के लाए। तो उन्होंने फिर एक काउंटर होता था उनका, सेल काउंटर के पीछे एक रूम होता था, फिर मेरे को वहां पे लेके गए, उन्होंने फिर ये मशीन दिखाई जिसका नाम था सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, वो हर एक दूध जो लेके जाते हैं अलग अलग दूध वाले भैया, उसको एक ट्यूब में डालते हैं, टेस्ट ट्यूब जैसा होता है, नॉट एग्जैक्टली टेस्ट ट्यूब जैसा होता है, फिर उसके अंदर एक केमिकल डालते हैं, फिर इस मशीन में डालते हैं और फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी से ऑन कर देते हैं, फिर ये बहुत तेज 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 रोटेट होती है। मैंने कहा अच्छा जी। फिर उन्हें बोला कि देख इसमें जो फैट की क्वांटिटी होगी उससे हम फैट की क्वांटिटी मेजर करते हैं, अगर फैट की क्वांटिटी उतनी है जितनी कि एक नॉर्मल दूध में होनी चाहिए तो इसका मतलब दूध प्योर है। ठीक है, और अगर फैट की क्वांटिटी कम है तो इसका मतलब इन्होंने पानी वगैरह लेके आए हैं। ठीक है, देखिए ये ना, हाँ यही मैं कह रहा हूं, कोलाइडल सॉल्यूशन वैसे तो सेटल नहीं होते, बट अगर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करोगे उसको बोलेंगे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, तब कोलाइडल पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, जो इसका सॉल्वेंट होता है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, और सस्पेंशन ये तो अपने आप ही सेटल हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। रेत वाले पानी में रेत मिक्स करो, थोड़ी देर के लिए छोड़ो, अपने आप ही ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी रेत के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। थोड़ा थ्योरी वाला टॉपिक है, क्लास के बाद नोट्स लिख लीजिएगा या पीडीएफ से भी इसका काम चला सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं। नेचर, ये होमोजीनियस होते हैं, ये भी हेट्रोजीनियस है, ये भी हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस हेट्रोजीनियस तो बताने नहीं पड़ेंगे ना, होमोजीनियस जिनका थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम एक ही फेस होता है, हेट्रोजीनियस अलग अलग फेसिस होते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट या ब्राउनियन मोशन। सबसे पहले ब्राउनियन मोशन क्या होते हैं? अरे सर वो जो कॉन्टिन्यूअस जिगजैग मोशन नहीं होता कोलाइडल पार्टिकल्स का, वही क्या होता है, दैट इज ब्राउनियन मोशन। आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में बायो में कि जब वो सुबह सुबह धूप आ रही होती है खिड़की से, उसमें डस्ट के पार्टिकल्स इधर उधर नहीं घूम रहे होते जैसे शराबी घूम रहे होते हैं शादियों के अंदर, हाँ वो ब्राउनियन मोशन ही तो है। हाँ यस यस यस। तो ट्रू सॉल्यूशन वाले ब्राउनियन मोशन शो नहीं करते हैं, ये शो करते हैं, और ये मे और मे नॉट शो डिपेंड कर रहा है कि सेटल हो गए हैं तो नीचे बैठ गए हैं फिर नहीं शो करेंगे, और सेटल नहीं हुए तब शो कर सकते हैं। टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? आप किसी सॉल्यूशन के ऊपर लाइट डालिए, सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टिकल्स क्या करेंगे, उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और चारों तरफ स्कैटर कर देंगे, इसे बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। ठीक है, क्या बोला मैंने? आप किसी सॉल्यूशन के ऊपर लाइट डालिए, उस लाइट को पार्टिकल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और चारों तरफ क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे, उसे क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल ये शो नहीं करते हैं। नमक वाले पानी में से लाइट डालना, लाइट सीधा पास हो जाएगी। ठीक है, बट ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं। अगर किसी मिल्क के सॉल्यूशन में से लाइट पास करके देखना, अगर वो प्योर मिल्क होगा तो पार्टिकल ऐसे स्कैटर होंगे, लाइट बिल्कुल सीधा पास नहीं होगी, लाइट ऐसे फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर वही जो कोलाइडल सॉल्यूशन है मिल्क, उसके अंदर जो फैट के पार्टिकल्स हैं, फैट के पार्टिकल लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और चारों तरफ क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। ठीक है, और सस्पेंशन लिखा ही है, मे और मे नॉट शो, डिपेंड कर रहा है सेटल हुआ है कि नहीं। जैसे हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है भाई ट्रू सॉल्यूशन के ऊपर, कि जो ट्रू सॉल्यूशन है अगर वो बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसके अंदर दो प्रकार के पार्टिकल्स होंगे। कौन से दो प्रकार के पार्टिकल्स होंगे? एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट वो जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है, सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है। सिमिलरली कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, कोलाइड जो है, ये भी दो प्रकार की चीजों से मिलके बना होता है। एक का नाम है डिस्पर्स्ड फेस, एक का नाम है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड
फेस को डीपी से लिखा है, डिस्पर्जन मीडियम को डीएम से लिखा है। डिस्पर्स्ड फेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सॉल्यूट होता है। अच्छा, जैसे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला जाता था, वैसे ही डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स को डिस्पर्जन मीडियम में डाला जाएगा। डिस्पर्जन मीडियम वैसा ही होता है बिल्कुल जो सॉल्वेंट की तरह होता है। ठीक है सर, ये जो पार्टिकल साइज नहीं बता रहे थे आप, ये जो पार्टिकल साइज आप बता रहे थे ये कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए, ये किसका पार्टिकल साइज है? डिस्पर्स्ड फेस का कि डिस्पर्जन मीडियम का? डिस्पर्स्ड फेस का। यहां पर भी ये जो पार्टिकल साइज है किसका? ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का। सिमिलरली ये भी किसका है? डिस्पर्स्ड फेस का पार्टिकल साइज अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, चलिए। Tyndall effect means scattering of light. Yes. If we can't see 1 nanometer, then how can we see suspension of more than 10,000 nanometer as going in negative? We know that more the number in negative, less greater is the value. अच्छा, 1 नैनोमीटर तो हो गया, दैट इज 10 रेज टू पावर -9 मीटर। 1000 नैनोमीटर कितना हो गया? अबे 10 रेज टू पावर -6 मीटर हो गया, बढ़ गया भाई। 1 नैनोमीटर का मतलब है 10 रेज टू पावर -9 मीटर, और 1000 नैनोमीटर का क्या मतलब है? 1000 इंटू 10 रेज टू पावर -9, यानी कि 10 रेज टू पावर -6 मीटर। ये बड़ा पार्टिकल है भाई, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। क्या हो गया यार, इतना सिंपल मैथमेटिक्स इसमें। चलिए कोई बात नहीं, आपने पूछा है बता दिया, क्या कहना आप। कोलाइडल एंड सोल सेम होता है बिल्कुल। ठीक है श्रेया, प्रैक्टिस करते रहो। चलिए आइए, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, कि फिजिकल स्टेट क्या होगी डिस्पर्स्ड फेस की और डिस्पर्जन मीडियम की, कितने प्रकार के कोलाइडल पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, दैट इज 8 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, वो कौन से 8 टाइप के होंगे आइए देखिए। डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलेंगे सॉलिड सोल। एग्जांपल क्या है? रूबी ग्लास, जेमस्टोन्स, जो भी आप पहनते हैं। सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज में डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, उसको सॉल्यूशन बोलेंगे या सोल भी बोलते हैं। द बेटर वर्ड वुड बी सोल। एग्जाम्पल है इंक, कोलाइडल गोल्ड, पेंट हो गया, सेल फ्लूइड्स हो गए, सिल्ट हो गया। ठीक है, सॉलिड डिस्पर्स फेज में डिस्पर्जन मीडियम गैस है, एरोसोल बोलते हैं। डस्ट हो गया, सूट इन द एयर, स्मोक हो गया। लिक्विड डिस्पर्स फेज में सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम में जेल बोलते हैं, चीज, कर्ड, जेलीज, बूट पॉलिश लिखा हुआ है, ओपल, बटर, वो सारे यही में। लिक्विड ही डिस्पर्स फेज में, लिक्विड ही डिस्पर्जन मीडियम में इमल्शन बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिल्क हो गया, हेयर क्रीम हो गया, बटर हो गया, कोल्ड क्रीम हो गया। ठीक है, लिक्विड जो है डिस्पर्स्ड फेस में डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा, इसको भी एरोसोल बोलते हैं। सॉलिड गैस वाले को भी एरोसोल बोलते हैं, लिक्विड गैस वाले को भी एरोसोल बोलते हैं। एग्जांपल है फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रेस। गैस डिस्पर्स्ड फेस में, सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम में, इसको भी सॉलिड सोल बोलते हैं। कॉक हो गया, प्यूमिक स्टोन हो गया। प्यूमिक स्टोन वही है जिसके अंदर आप स्टोन के अंदर हवा भरी हुई होती है, मतलब कि छोटे छोटे छेद होते हैं, वहां पर एयर होती है। ठीक है, फोम रबर हो गया, ब्रेड केक हो गया। गैस डिस्पर्स फेस में, लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम में फोम बोलते हैं। विप्ड क्रीम, शेविंग क्रीम, सोडा वाटर, सोप लेदर। ठीक है,
सर आपने गैस ही डिस्पर्स्ड फेस में और गैस ही डिस्पर्जन मीडियम में क्यों नहीं लिखा, फिर 9 हो जाते। सर वो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो गैसेस होती हैं ना वो हमेशा एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं, यानी कि गैसेस का जो मिक्सचर होता है वो हमेशा होमोजीनियस होता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। इसी कारण हमने गैस ही डिस्पर्स्ड फेस में और गैस ही डिस्पर्जन मीडियम में जो है उसका एग्जाम्पल नहीं लिखा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। अगर लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल बोलेंगे उसे, ये देखिए लायोफिलिक क्या होते हैं, जब डिस्पर्स्ड फेस का पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, तो इस प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन को लायोफिलिक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, लायो का मतलब होता है, फिल का मतलब होता है वो अट्रैक्शन या लव, है ना, दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखते हैं एक दूसरे की तरफ। लायोफोबिक किसे बोलते हैं, जब डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम में या तो कोई एफिनिटी नहीं है, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं आप, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ ये कुछ हिस्सा सरफेस केमिस्ट्री का भी है जो हमारे सिलेबस में है, सारी सरफेस केमिस्ट्री नहीं है बट कुछ हिस्सा हमारे सिलेबस में है। अगर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम में लायोफिलिक, अगर कोई एफिनिटी नहीं है या रिपल्शन है तो डिस्पर्स्ड उसे लायोफोबिक बोलेंगे। ठीक है, लायोफिलिक को इमल्सॉइड, लायोफोबिक को सस्पेंसिनॉइड भी बोलते हैं। प्रिपरेशन, लायोफिलिक को बनाना बड़ा आसान है, डिस्पर्स्ड फेज लो, डिस्पर्जन मीडियम लो, दोनों को मिक्स कर दो, थोड़ा सा गर्म कर दो, बन जाएगा लायोफिलिक। लायोफोबिक के लिए स्पेशल मेथड्स लगते हैं। सर वो स्पेशल मेथड्स कौन से हैं, वो हमें पढ़ने हैं, सिलेबस में मेंशन्ड है, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो कम स्टेबल होते हैं। रिवर्सिबिलिटी, ये रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। विस्कोसिटी, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन की और डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसकी ज्यादा होती है और सॉल्वेंट की कम होती है। यहां पर दोनों की सेम होती है, दोनों की सेम होती है, जो डिस्पर्जन मीडियम की होगी और जो लायोफोबिक सोल की होगी सेम होगी। सरफेस टेंशन उल्टा होता है, सरफेस टेंशन इसकी कम होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, और इसकी सेम ही होती है, इसकी सेम ही होती है, दोनों की, सॉल्वेंट की भी और लायोफोबिक सोल की भी सेम होती है। हाइड्रेशन या सॉल्वेशन, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन, ये बहुत ज्यादा सॉल्वेट होते हैं। क्यों सॉल्वेट होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। सॉल्वेशन तो पता है ना, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आसपास आके जुड़ जाते हैं, जिसे बोलते हैं सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। ठीक है सर, ये क्यों ज्यादा सॉल्वेट होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, इनके ऊपर चार्ज कम होता है तो इस कारण ये कम सॉल्वेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया क्या, अच्छा लायोफोबिक पे होगा ना चार्ज, हाँ ये मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, सॉरी बेटा। हम इस पे चार्ज कम होगा, उस पे चार्ज ज्यादा होगा, तभी तो वो मूव करता है। ठीक है सॉरी, इस पे चार्ज कम होता है और लायोफोबिक वाले पे चार्ज क्या होता है, ज्यादा। इसके पार्टिकल आप नहीं देख सकते अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, उसके देख सकते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, याद रखना लायोफोबिक के पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट हो सकते हैं बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोसाइट, वो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। मैं मतलब समझाता हूं, आपने एक कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया, उसमें ऊपर से कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा तभी ये जाके प्रेसिपिटेट होंगे, और ये तो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट की और प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सर इसका एग्जांपल दे सकते हो, बिल्कुल एग्जांपल दे सकते हैं। घर पे आपने देखा होगा मिल्क, मिल्क के अंदर थोड़ा सा ही नींबू का रस डाल दीजिए, है ना, नींबू के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एसिड्स वगैरह होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि वो एक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे लिए क्या बन जाता है, पनीर बन जाता है। ठीक है, सर यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी करा देते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट ये कम करते हैं, वो ज्यादा करते हैं। क्यों ज्यादा करते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है।
माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज कम है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव ही नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है भाई आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव वाला होगा तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जाएगा, नेगेटिव वाला होगा तो पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा। क्योंकि इस पे चार्ज कम है तो ये मूव भी कम करेंगे। यहां पर चार्ज ज्यादा होता है पार्टिकल्स पे तो इस कारण ये मूव भी ज्यादा करेंगे। एग्जांपल्स इनके इंपॉर्टेंट हैं। ये ऑर्गेनिक के जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो बनाता है, ये इनऑर्गेनिक वाले जो जनरली होते हैं वो ये बनाता है। ठीक है, जनरल बात कर रहा हूं, एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, बाद में लिख लेना बाद में, अभी तो सिर्फ सुनो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर आप लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उनको तो सिंपल मिक्स करो वो बन जाते हैं, उनके लिए कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर आप बात कर रहे हैं दैट इज फॉर लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन तो उनके लिए स्पेशल मेथड्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, वो कौन कौन से स्पेशल मेथड्स हैं? एक है डिस्पर्शन मेथड्स और एक है कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्शन मेथड्स उनके लिए यूज किया जाता है जिनके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, यानी कि वो सस्पेंशन बनाएगा बट हम उसको छोटा करते हैं। क्या करते हैं? उसको हम छोटा करते हैं। ठीक है, और कंडेंसेशन मेथड्स जो ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में होते हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के ही होते हैं, बस उनको बनाने का तरीका चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्पर्जन मेथड या इसको डिसइंटीग्रेशन मेथड्स भी बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि पार्टिकल का साइज बड़ा है, उसको डिसइंटीग्रेट करके छोटा किया जा रहा है। डिस्पर्शन मेथड डिसइंटीग्रेशन मेथड में पहला है कोलाइडल मिल। उसमें होगा क्या? पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, यस। ये दो स्टील डिस्क हैं, एक ये स्टील की डिस्क है, एक ये स्टील की डिस्क है। नीचे डिस्पर्जन मीडियम पड़ा हुआ है, नीचे डिस्पर्जन मीडियम पड़ा हुआ है। इन दो स्टील डिस्क के बीच में पार्टिकल रखा जाएगा जिसके पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, यानी कि वो सस्पेंशन बनाएगा। ये दोनों रोटेट करेंगी ऑपोजिट स्पीड में, एक क्लॉकवाइज तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज रिमूव करेगी। क्या फ्रिक्शन होगी? यस। क्या पार्टिकल का साइज रिड्यूस होता जाएगा? यस। जब पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से छोटा हो जाएगा वो नीचे गिर जाएगा। नीचे का बड़ा हुआ है डिस्पर्जन मीडियम, बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन। एक बार रिपीट कर देता हूं, पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, यस। वो सस्पेंशन बनाएगा, यस। क्या उसको रिड्यूस करना है? यस। तो कैसे करेंगे? दो स्टील डिस्क लेंगे, वो रोटेट करेंगे, एक क्लॉकवाइज में एक एंटी क्लॉकवाइज में। फ्रिक्शन से क्या पार्टिकल का साइज रिड्यूस होता जाएगा? यस, रिड्यूस होता जाएगा। जब पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से छोटा हो जाएगा वो नीचे गिर जाएगा। नीचे का रखा हुआ था हमने डिस्पर्जन मीडियम, उसमें गिरेगा, बन जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड, या इसका नाम ब्रैडिग्स आर्क मेथड भी है। ये यूज किया जाता है जब आपको बनाना हो कोई मेटल का सोल। मेटल का सोल मतलब क्या होता है? दैट इज मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना हो। जैसे गोल्ड सोल बनाना है, प्लैटिनम सोल बनाना है। गोल्ड सोल का मतलब है गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन, प्लैटिनम सोल का मतलब है प्लैटिनम का कोलाइडल सॉल्यूशन। सर ये कैसे बनाएंगे वो ध्यान से सुनिए। जिस भी मेटल का आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसकी इलेक्ट्रोड्स लेंगे और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस पूरे सॉल्यूशन को आपने डाल रखा है वाटर में और इस पूरे बीकर के बाहर क्या पड़ी हुई है? आइस पड़ी हुई है। जैसे ही आप बैटरी को ऑन करेंगे क्या यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? यस। क्या वहां से वो मेटल के वेपर्स बनेंगे? मेटल के वेपर्स बनेंगे, यस। क्या ये मेटल के वेपर्स बहुत ज्यादा हॉट होंगे, गर्म होंगे? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है, मेटल सॉलिड से मेटल गैस में कन्वर्ट हुआ, गर्म तो होंगे ही होंगे। तो ये कंडेंस हो जाएंगे कहां पे? दैट इज आइस पे। कहां पे? आइस पे, है ना? पता है ना, जो भी हॉट चीजें होती हैं वो ठंडी चीजों पर जाके क्या हो जाती हैं? कंडेंस हो जाती हैं, यस। जब ये आइस मेल्ट हो जाएगी तो बन जाएगा मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन वाटर में। मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन किसके अंदर? वाटर के अंदर।
नेक्स्ट मेथड है एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज पेप्टाइजेशन। यही आएगा एमआईटी में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। किसी प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना। प्रेसिपिटेट है, मोटे मोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, उनको छोटे छोटे पार्टिकल में कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट करना। कैसे? किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाल के, उसे बोलते हैं पेप्टाइजेशन। प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वही लिखा हुआ है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग इट विद इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पेप्टाइजेशन। और जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है उसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल, इसका क्लासिक एग्जांपल है दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड जब फ्रेशली बनता है तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल एक दूसरे से, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे से, ऐसे अरबों खरबों, उनसे भी बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, मोटे मोटे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, बहुत मोटे मोटे से लंप हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे कोलाइडल रेंज में। कैसे? ऐड करेंगे हम फेरिक आयन। अब वो चाहे फेरिक क्लोराइड हो, फेरिक ब्रोमाइड हो, कोई भी हो, हम फेरिक आयन ऐड करेंगे। ठीक है, फेरिक आयन क्या करेगा? ये जो बड़े पार्टिकल्स थे ना, इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा फेरिक आयन। ये फेरिक आयन है, ये जो पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है ना, ये इनके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगा। एड्सॉर्ब का मतलब इनके ऊपर चिपक जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड के अंदर नहीं जाएगा, उनके ऊपर चिपक जाएगा, ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है सर, ऐसा करने से क्या होगा? देखो, इस पे भी फेरिक आयन एड्सॉर्ब हो गया, इस पे भी फेरिक आयन एड्सॉर्ब हो गया, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? सर सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी कि ये कभी भी दोबारा जुड़ के ये नहीं बना सकते। आ गया कोलाइडल रेंज में कि नहीं आ गया? हाँ सर, पहले अरबों खरबों पार्टिकल जुड़े हुए थे, अब सिर्फ कुछ पार्टिकल्स जुड़े होंगे। पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है कंडेंसेशन मेथड्स। ये थे डिस्पर्जन मेथड या जिनको डिसइंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं। उनमें सबसे पहला है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसमें, देखो जरा। सल्फर वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। अच्छा, यानी कि आप सल्फर का सोल वाटर के अंदर डायरेक्टली नहीं बना सकते, बट सल्फर अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होता है। ठीक है सर, पहले सल्फर को अल्कोहल के अंदर डाल दिया। अब ये जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना, अल्कोहल वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, इसको वाटर के अंदर डाल देंगे, बन गया सल्फर सोल, सल्फर सोल। सॉल्वेंट को एक्सचेंज कर दिया आपने। सल्फर का वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, सीधा नहीं बन सकता। सल्फर अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल होता है, पहले ये बना लिया। फिर ये जो सॉल्यूशन बना है इसको वाटर के अंदर डाल दिया, क्योंकि अल्कोहल वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, तो बन जाएगा सल्फर सोल। ठीक है, नेक्स्ट है बाय एक्सेसिव कूलिंग। ठीक है, कैसे? कई बार क्या होता है, दो चीजों को आपस में मिक्स करो तो वो जनरली मिक्स नहीं होती हैं अनलेस और अनटिल उनको बहुत लो टेम्परेचर पे रखा जाए। कूल करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जैसे जैसे कूल करते जाएंगे पार्टिकल पास में आते जाएंगे, पास में आते जाएंगे, पास में आते जाएंगे, पास में आते जाएंगे। एक ऐसा टाइम आएगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, बिल्कुल एक मिक्सचर बना लेंगे। वही हुआ है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंस कंडेंस टुगेदर टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन आइस का किसी ईथर में या क्लोरोफॉर्म में बनाया जा सकता है,
अगर मिक्सचर हो सॉल्वेंट और वाटर का, उसको एक्सेसिवली कूल किया जाए, कूल करेंगे पार्टिकल पास आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, कौन सी रेंज में आ जाएंगे? कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? कोलाइडल रेंज, वही 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएंगे। ये फिजिकल मेथड था। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड नाम से पता चल रहा है इनमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी। एक दे रखा है बाय डबल डीकंपोजिशन, बाय रिडक्शन, बाय ऑक्सीडेशन। डबल डीकंपोजिशन का मतलब पता है ना, ए बी का सी डी के साथ रिएक्शन करो, एसी और बीडी बनता है। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। आर्सेनिक ऑक्साइड का H2S के साथ रिएक्शन करो, आर्सेनिक इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक H2O बन गया और आर्सेनिक सल्फाइड बन गया। ये जो आर्सेनिक सल्फाइड बनेगा, ये आर्सेनिक सल्फाइड का सोल होगा। सोल, सोल मतलब आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन वाटर के अंदर। ठीक है, डबल डीकंपोजिशन हुई है, आर्सेनिक इधर आ गया, H2 उधर चला गया। या ऐसा भी बोल सकते थे आप कि सल्फर इधर आ गया, ऑक्सीजन इधर आ गया। एक ही बात है, एक ही बात है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बाय रिडक्शन। यहां पर हम गोल्ड का रिडक्शन कर रहे हैं, Au+3 में है, उसका SnCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, बनेगा Au और SnCl4। सर ये रिएक्शन क्यों हुई? मेरे ख्याल से इसका रीजन आपको पता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टिन यहां पर +2 में है, यहां पर +4 में है। टिन का +4 ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू लिखो जरा। हाँ ये तो जीरो में चला गया, ड्यू टू देवव्रता ने सबसे पहले आंसर दिया है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। वेल डन है सब, बहुत अच्छा बेटा। नेक्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पर सल्फर -2 में है, Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। Br2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। सर ये हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, देखो चल फिजिकल रही है, इनऑर्गेनिक भी रिलेट कर दी, ऑर्गेनिक भी रिलेट कर दी। Br2 इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइज कर देगा। कैसे करेगा? सल्फर को -2 से 0 में ले आएगा, बन जाएगा सल्फर का सोल। वही सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन वाटर के अंदर, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन वाटर के अंदर, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन वाटर के अंदर। ये थे केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, मेरा एक मन कर रहा है, बाकी आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। क्या आज वाला टॉपिक थ्योट्रिकल है? यस और नो, सारे जाने रिप्लाई करिए। सारे जाने रिप्लाई करिए, थ्योट्रिकल है यस और नो। यस, है ना? इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए। क्वेश्चंस के लिए ढूंढनी पड़ेगी किताब। क्या किताब हमारे पास है? आई थिंक है, तो आओ फिर करते हैं। फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉग किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, या सॉलिड इन लिक्विड। जल्दी से आंसर दीजिए।
पेन कहाँ गया यार? अरे ये रहा यार आंसर। मैं कौन सा दिमाग लगाना है ना, ऑलरेडी टेबल दे रखा है उसमें। ये रहा फॉग, दैट इज लिक्विड इन गैस, है ना। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैं वो बता रहा हूं आपको। ऑप्शन नंबर 1 और कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट प्रॉपर्टीज फॉर लायोफिलिक colloidal solution. Viscosity same as medium extensive hydration takes place. Particles migrate towards cathode or anode in electric field. Particle can be readily detected with ultra माइक्रोस्कोप। बताइए आंसर बताइए जल्दी। अब एक क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्ट है वो बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है वो नहीं बताना, कौन सा करेक्ट है वो बताना है। ये रहा जो अभी हमने पढ़ा था। हाइड्रेशन कहां पे है, ये रहा, हाईली सॉल्वेटेड और हो रहा लेस सॉल्वेटेड। भैया इसकी विस्कोसिटी जो होती थी वो मीडियम से क्या होती थी, ज्यादा होती थी। पार्टिकल नहीं मूव करते थे क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं होता था। पार्टिकल्स छोटे होते थे, इसी कारण अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। फ्लायोफोबिक वालों का थोड़ा आसान है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन करें। ये आया हुआ क्वेश्चन है ये, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ जेल। जेल का एग्जाम्पल कौन है? सोप, चीज, मिल्क,
और फॉग कौन सा जेल का एग्जाम्पल है? जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, सबने आंसर दे दिया, दैट इज कीज। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं और ढूंढता हूं अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। H2S में प्रोवाइड कोलाइडल सल्फर बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन एंड द फोर्थ वन इज हाइड्रोलाइसिस। बताओ भाई। आंसर है ऑक्सीडेशन। अभी किया था ना, H2S प्लस Br2 गिव्स यू 2HBr प्लस S। ठीक है, टॉपिक यार थ्यूट्रिकल है। ठीक है, आज वाला, ये जो हमने आज डिस्कस किया है, व्हाट आई वांट कि देखो यार, चाहूं तो मैं इस पूरे के पूरा जितना भी प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री था ना, मैं चाहूं तो इसको 1 घंटा सवा घंटा और लेके मैं इसको खत्म कर सकता हूं। ठीक है, कोई इसमें टेंशन वाली बात है नहीं मेरे लिए। बट मैं चाहता हूं कि आज आप इसे करके आए। नोट्स बनाना है, नोट्स बना लीजिए, व्हाट्स एवर यू वांट। या आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें पीडीएफ से करना है, तो हम पीडीएफ से ही इसको याद जरूर कर लीजिए। याद करने वाला पोर्शन है, जितनी जल्दी अभी याद कर लेंगे फाइनल के लिए उतना ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। आपको दिमाग में बर्डन नहीं रहेगा कि यार अगर एक क्वेश्चन भी आना है प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री का, या 2 क्वेश्चन भी आने हैं, तो उसमें मेरी कोई तैयारी में कोई कमी नहीं रह गई है। मैं ऐसा करता हूं कि जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, इंडिकेटर्स एंड टाइट्रेशन, और उसके साथ एक्सपेरिमेंट है, वही टाइट्रेशन के KMnO4 का ऑक्जेलिक एसिड के साथ है, KMnO4 का मोर सॉल्ट के साथ है। आप कल आइए, क्या रिवाइज करके आइए, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हमने रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ा था? KMnO4 टाइट्रेशन, यस और नो? जिसमें हमने वो ऐसा कुछ पढ़ा होगा, फ्यूजन करके कुछ ऐसे पढ़ा होगा। ऐसा पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? यस, इसको रिवाइज करके आइए कल। थोड़ा सा मैंने इंडिकेटर का भी आइडिया दिया होगा, मेरे ख्याल से शायद इक्विलिब्रियम में कहीं पे कुछ वर्ड यूज किया होगा। नहीं दिया होगा तब भी ठीक है, दिया होगा तो आप कम से कम उसको रिवाइज करके आइएगा। कल की क्लास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आज ही क्लास थ्योरेटिकल थी, कल की क्लास ऐसी नहीं होगी। कल की क्लास काफी प्रैक्टिकल होगी, बट इसको रिवाइज करके आइएगा। रिवाइज करके आएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं चाहूं आज ही खत्म कर सकता हूं, बट मैं नहीं करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कल मैं सबसे पहले जो आज पढ़ाया गया है, जो थ्योरेटिकल टॉपिक है, कल पहले मैं उसका लूंगा टेस्ट। 5 क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है सर, कल ये सिलेबस फिनिश हो जाएगा? बिल्कुल फिनिश हो जाएगा सर। उसके बाद प्लान क्या? उसके बाद रिवीजन का प्लान है भाई, एज सिंपल एज दैट। सर आप बहुत सारी बातें भूल गए हो। मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। मैंने बोला था, अगर आपको याद हो, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ना जेई मेन के 2024 के क्वेश्चंस मैंने बोला था मैं करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, 24 छोड़ो, मैं 25 के भी क्वेश्चंस करा दूंगा। मैं करा रहा हूं, बट परसों, दैट इज इन उम्मीद। जेई मेन 2024 के भी,
जेईई मेन 2025 के भी, दोनों के क्वेश्चंस मैं उम्मीद में कराऊंगा। जिसका भी थर्मोडायनेमिक्स आपका वीक हो, पूरा कराऊंगा थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, वो आ सकता है। छोटा रखूंगा क्लास को, मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा उस क्लास को, ठीक है। जहां पर मेन क्वेश्चन आना होगा वहीं पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। एक चैप्टर का आपका सिर्फ होमवर्क सॉल्यूशन बचा हुआ है, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम का। बाकी सबका आपका होमवर्क सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, वो मैं रिवीजन में ही साथ में ले लूंगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन, ठीक है। चलिए आइए, कुछ बच्चे कहने से डाउट है, कुछ पूछना होगा आपने। सर आई कैनॉट डू रेडॉक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या किस साल का क्वेश्चन नहीं हुआ बताएंगे भाई? रेडॉक्स के किस साल का क्वेश्चन नहीं हुआ बताएंगे? मैं अभी अभी मेरे पास पीवाई क्यू है, मैं निकाल लेता हूं। फिजिकल को रिवाइज करने का तरीका बता दीजिए भाई। पहले तो नोट्स रिवाइज करके उसके बाद क्या हो रहा है ये, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। उम्मीद यूट्यूब पे होगा बेटा। भाई बताएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? मैं तेरे लिए बार बार डाउट ग्रुप बोल रहा हूं, तू कह रहा है क्वेश्चन नहीं हुआ, कौन सा नहीं हुआ? उम्मीद से रिवीजन कर रही हूँ, चलेगा? हाँ चलेगा। रिवीजन में क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे यार। भाई मैं तेरे लिए ही डाउट ग्रुप खोल रहा हूँ। रेडॉक्स का बैच में रिवीजन करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या आप थ्योरी का भी रिवीजन करवाएंगे? नहीं कराएंगे जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैं बार बार डाउट ग्रुप खोल रहा हूँ आपके लिए। लिख के याद करिए अमित, अगर कोई चीज भूल रहे हैं तो। इस चैप्टर का पीवाई क्यू है क्या? नहीं मिलेगा, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं, बट वो थोड़ा मुश्किल होगा। आपने, आपके पास अगर लैब मैनुअल है तो उसको भी थोड़ा पढ़ के आइएगा कल के लिए। नहीं पढ़ के आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पढ़ के आएंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल फील रहेगा, ठीक है। मजा आया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिवीजन में, बढ़िया जी बढ़िया। बहुत सारे बच्चे आते हैं आपके बैच से, वो पता चल जाता है चैट वगैरह से, ठीक है। बट परसों एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, मेरे ख्याल से परसों जरूर आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। हाँ उम्मीद में थ्योरी भी होती है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों, कल ही होगी नेक्स्ट क्लास, खत्म कर देंगे कल इसे।